गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज हम ना नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो आप एक काम करना, वीडियो पुराने देख कर आना, एक बार रिवाइज करके आना और फिर पढ़ना। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन से फैक्टर्स है जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है फोर गैसेस, यानी कि ये क्या है, और नेचर ऑफ गैस। मतलब ये हमने आपसे बताया था कि जो चारकोल है, बहुत सारे एग्जांपल लिए थे हमने, जैसे कि चारकोल है तो इसमें ये ऊपर गैसेस है, तो जो गैस आके इसमें एब्जॉर्ब हो रही थी उसका नेचर कैसा होता है, किस तरीके का नेचर होना चाहिए। तो आप देखो सबसे पहले यहां पर एक चीज आ रही है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस, यानी कि जो गैस आकर इसमें एब्जॉर्ब हो रही थी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी उसका उतना ज्यादा होगा। पर बात ये कि क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या। तो देखो आप, हमने यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने कंटेनर लिया है, इसमें क्या है, गैसेस है, ये सब कैसी है, गैसेस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। अब गैसेस में पता है आपको मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड में गैसेस कैसे होते हैं, पास में होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जो लिक्विड है इसमें आप देखें जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो आप देखो पहले इसमें वॉल्यूम कैसा होगा, अगर आपसे बोलूं वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम कैसा है, ज्यादा है, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लिक्विड में आप देखो जो इसका वॉल्यूम है वो कैसा है, कम है, स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें क्या है, ये स्पेस क्यों ऑक्यूपाई ज्यादा कर रहा है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब वो इस तरफ सारे डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि दूर दूर भागेंगे। ठीक है ना। अब यहां पे क्या किया मैंने पिस्टन से, यानी आप ये चीज समझ रहे हो कि अगर लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होगा कि जो गैसेस हैं कैसे होंगे, पास पास होंगे। अच्छा, पास में होंगे मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, इसको देखो कंप्रेस कर दिया है। अगर मैं कंप्रेस करूं यानी प्रेशर को इंक्रीज करूं, इसको कंप्रेशर से, पिस्टन से प्रेशर लगाऊंगा, तो आपको पता ना ये गैस की जो मॉलिक्यूल से पास पास आ जाएंगे। जब ये पास पास आ जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, यानी कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि लिक्विड में आप देखो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, है ना। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसे हैं, पास पास में, यानी कि आपने कंप्रेशर गैस को क्या किया, प्रेशर इंक्रीज करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जो लिक्विड बना ना, ये टेम्पररी है। एक्चुअली क्या, जैसे ही आप यहां से, जैसे आपने पिस्टन से प्रेशर लगाया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब पिस्टन हटा दो, प्रेशर हटा दो, तो ये क्या होगा, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यानी यहाँ पे गैस को जो लिक्विड में कन्वर्ट किया वो कैसा है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए कि यार ये गैस लिक्विड में परमानेंट हो। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंडेंसेशन करते हैं, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, कंडेंसेशन। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये कोई लिक्विड है, लिक्विड को जब आप हीट करते हो लिक्विड को, तो वो क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, वेपर बन जाता है H2 का। वेपर मतलब गैस। फिर इस गैस को अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, तो वापिस ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस गैस को आप चाहते हो कि परमानेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो आपको कंडेंसेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखा यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे देखो टेबल बनी हुई है, ये गैसेस हैं, ये उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है केल्विन में कि कितना देना है, और यहाँ पर क्या वॉल्यूम एड्सॉर्ब, कितना कितना वॉल्यूम एड्सॉर्ब का मतलब कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है ना, एड्सॉर्प्शन कितना हुआ है। ठीक है, वो है कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो जैसे CO2 है, CO2 को कितना चाहिए, 304 केल्विन। अगर आप यहाँ पे CO2 ले रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको 304 केल्विन दे रहे हो तो ये कंडेंसेशन हो जाएगा इसका। अगर आप 304 से कम दोगे तो भी इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि गैस है। अगर अब आप इस गैस में पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो ये परमानेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 304 से ज्यादा दे दूं, 304 से ज्यादा टेम्परेचर दे दूं इसको, तो कंडेंसेशन नहीं होगा, और फिर आप प्रेशर अप्लाइड करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि प्रेशर लगाकर ही गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पहले अपन उसको क्या करते हैं, कंडेंसेशन।
अगर आप पहले कंडेंसेशन करोगे, जैसे इसका कितना है 304 है, अगर आप इसको ये 304 केल्विन दे रहे हो, इतना दे रहे हो या इससे कम दे रहे हो, तो इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर आप प्रेशर लगाओ, मस्त एकदम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 304 से कम दोगे ना, 304 से अगर आप कम दोगे तो ये फिर आप प्रेशर लगाओगे तो इसका ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि 304 केल्विन क्या है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। इससे ज्यादा आप देते हो तो फिर ये कंडेंसेशन नहीं होगा, फिर आप कंडेंसेशन नहीं होगा तो आप प्रेशर लगाओगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ये आपको ही पता है कि किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, ये बात सच है। लेकिन पहले आप इसको कंडेंसेशन करो, देन इस पे प्रेशर लगाओ, फिर ये आप गैस देखो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी परमानेंट। पर उसके लिए मैंने कहा ना कंडेंसेशन करना पड़ेगा। तो वही मैं आपसे बोला था कि CO2 को 304 केल्विन जो दे रहे हैं ना, इससे अगर आप 304 से अगर आप सोचोगे मैं 305 दे दूं, ये कंडेंसेशन नहीं होगा। और जब कंडेंसेशन नहीं होगा तो आप कितना भी प्रेशर लगा लो, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 304 केल्विन क्या है, इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर है, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। इससे ज्यादा दोगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप देखो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा है मैंने, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इट्स क्रिटिकल स्टेट अबव व्हिच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें 304 से आगे कितना भी टेम्परेचर दे दो, है ना, ये ना तो कंडेंसेशन होगा, मतलब मेरा ये क्या है 304 क्या है, इसकी क्रिटिकल स्टेट है, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। 304 के बाद आप टेम्परेचर अगर आप बढ़ाकर देते हो, 305 दे देते हो, उसके बाद आप कितना भी प्रेशर अप्लाइड कर लो, कितना भी प्रेशर लगा लो, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये 304 की क्रिटिकल स्टेट है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना, इससे कम, या तो 304 या उससे कम देना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब देखो ये गैस किसमें हो गई, लिक्विड में, तो इसको बोलते हैं लिक्विफ्यूअल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जब एड्सॉर्प्शन में चेक किया, हमने देखा जैसे ये चारकोल है और यहाँ पर क्या है, गैस है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये गैस है, यहाँ पे कोर्स है, तो ध्यान रखना अगर गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लिक्विफ्यूअल गैस है, तो उसका एड्सॉर्प्शन बहुत इजीली होता है। यानी लिक्विफाइड गैस है ना, तो उसका एड्सॉर्प्शन, यानी कि गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? गैस के कंपेयर में। ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा। तो सीधी सी बात है, यहां पर आप ये कह सकते हो कि लिक्विफ्यूअल गैस है तो उसका एड्सॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा, यानी कि गैस को हमें किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लिक्विड के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये लाइन समझो क्या होता है, एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने आपसे कहा जैसे CO2 है, और CO2 में आप देखो हमने ले लिया कितना है इसका, CO2 का 304 केल्विन टेम्परेचर है। हमने एक और ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का कितना है 33 केल्विन है। ये कह रहा है कि यार क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उसका उतना ज्यादा होगा। आखिर ये बात क्या है? तो आप देखो यहाँ पे ये 304 है ना, अगर आप इसको 305 दे रहे हो, 305 केल्विन दे रहे हो, तो इसका आपको पता है लिक्विफिकेशन नहीं होगा, लिक्विफिकेशन नहीं होगा तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा इसका। अगर तो 304 क्या इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, पर इससे कम तो दे सकते हैं ना, तो इसका मतलब इसको अपन 300 दें, 301 दें, ठीक है, या 302 केल्विन दे दें, या 303 केल्विन दे दें। इन सब में ये क्या हो जाएगा, आसानी से लिक्विफिकेशन इसका हो जाएगा, यानी कि ये आसानी से इस टेम्परेचर पे आसानी से ये लिक्विफिकेशन हो जाएगा और ये आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, सरफेस पे आके। अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आप देखो ये 34 केल्विन पे नहीं होगा, क्योंकि तो ज्यादा हो गया इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं चाहिए। पर इससे कम करते हो अगर आप 33 से, यानी कि 30 करते हो आप, 31 करते हो, 32 केल्विन देते हो आप, इसमें सब में ये इजीली लिक्विफिकेशन इसका हो जाएगा। तो सवाल मेरा ये है कि जैसे CO2 है मान लो, तो CO2 क्या है 300, 302, 303 में, इसमें देखो आप बड़े आसानी से ये एब्जॉर्ब हो रही है। क्या आप हाइड्रोजन को इस टेम्परेचर पे कर पाओगे? क्या आप हाइड्रोजन को इतने टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन कर पाओगे? तो आंसर है नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम कितना है 34 से, 34 से ज्यादा दोगे तो नहीं हो पाएगा। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो इसके इस टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन नहीं होगा। अब आती है क्या CO2 के इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को कर सकते हैं लिक्विफिकेशन? तो नहीं कर पाएंगे। क्या हम 302 में
302 केल्विन टेम्परेचर में हाइड्रोजन को लिक्विफिकेशन कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 34 से ज्यादा नहीं दे सकते। क्या हाइड्रोजन को 300 में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब बताओ मुझे, क्या हम 30 डिग्री 31 और 32 यानी कि 30, 31, 32 क्या इन केल्विन इस टेम्परेचर पे क्या CO2 को लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका मैक्सिमम कितना है, 305 है। यानी 305 से कम अगर टेम्परेचर है तो आप कर सकते हो। तो आप देखो ना यार, 305 से तो कम है नहीं है, 30, 31, 32, यानी कि 305 केल्विन से तो कम है ना इसका टेम्परेचर, यानी कि इस टेम्परेचर पे आप CO2 को लिक्विफाइड कर सकते हो। लेकिन इसके CO2 के 300, 300 और 302 केल्विन इस टेम्परेचर पर आप हाइड्रोजन को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना था कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, आप उसको उतनी आसानी से, यानी इसको आप उतने डिफरेंट टेम्परेचर पे आप लिक्विफाइड कर सकते हो। इसको आप देखो, आप इसका 304 मैक्सिमम है ना, तो आप इसको 200 में, 205 में, 210 में, 250, 300, 1, 2 मतलब इतने सारे टेम्परेचर पे आप कर सकते हो। वही जब हाइड्रोजन की बारी आएगी, क्या हाइड्रोजन को आप 200 पे कर पाओगे? क्या आप 200 पे इसको कर सकते हो CO2 को, लेकिन इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि 34 से आगे ये होता ही नहीं। 34 केल्विन के बाद अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ये नहीं हो पाएगा। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतने डिफरेंट टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन उसका हो जाएगा। इसके पास ऑप्शन ज्यादा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा वो लिक्विफाइड होगा, और जितना अच्छा लिक्विफाइड होगा उसका एड्सॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि एड्सॉर्प्शन क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है आपको मतलब? तो ये चीज जो मैं आपको समझा रहा था, ये टेबल बनी हुई है, आप इसमें देख लेना, है ना। ये रहा, ऐसे पूरा मैंने दिया है, ये टेबल बना के रखा मैंने, याद रखना। ये है एड्सॉर्प्शन, कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो आप अगर आप ध्यान से देखो तो क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका है? SO2 का है, तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन भी उसी का होना चाहिए। ये आप देखो, जो एड्सॉर्प्शन है देखो सबसे ज्यादा हो रहा है, 380 हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? देखो क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा SO2 का कितना है? 430 केल्विन। इसका 430 केल्विन है, तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है, 380 हो रहा है। वहीं आप देखो हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, 33 है, तो आप देखो इसका एड्सॉर्प्शन भी सबसे कम 4.7 सबसे कम हो रहा है। अरे बात समझ, यानी कि इस तरफ जाने पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उसका एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये लिखा हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस इजी ऑफ लिक्विफिकेशन। इस तरफ जाने पे लिक्विफिकेशन इजीली हो जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा हो गया। अब आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या होता है देखिए जरा। तो याद करो, मैंने इसमें आपको बताया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या बताया था, थोड़ा सा आप सोचो इसके बारे में। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको सब अच्छे से बता दिया था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे आपको बताया था, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो आप देखें यहां पर मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिया था, याद करो पिछली वाली क्लास में मैंने प्लेटिनम लिया था, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया है, जबकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पे O2 था, तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, ये H2। अब मैंने आपसे कहा था ये कौन सा था, केमिकल था, ये कौन सा था, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लेना, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल, फिर ये देख लेना आप। तो मैंने आपसे कहा था केमिकल में क्या कि पहले आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। आपको एड्सॉर्प्शन तो पता है ना क्या कहानी थी, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, चारकोल किससे बना, कार्बन से, ये प्लेटिनम है। अब आप देखो यहाँ पे ऐसे पोर्स होते हैं, फिर मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर कैसे होते हैं, इसके अंदर मैंने आपको कहा था ये सॉलिड है तो उसके अंदर सब कैसे होंगे, पास होंगे मॉलिक्यूल। तो जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, तो आप देखो ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी सबको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये कैसा है, बैलेंस है। लेकिन जब आप सरफेस पे आते हो तो आपने देखा ये अगर मॉलिक्यूल है तो नीचे तो है लेकिन ऊपर है क्या, ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कैसा है, अनबैलेंस है। तो ये भी इसकी तरह बनना चाहता है, ये भी बैलेंस होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी यहाँ यानी कि ऊपर कोई गैस है अगर लिक्विड है तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ताकि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ऊपर आ जाए, यानी ये इसकी जैसा बन जाए, यानी कि बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पे रखा है कार्बन, चारकोल, और यहाँ पे प्लेटिनम, ये गैसेस हैं O2 H2। अब क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये चाहता है कि ऑक्सीजन को मैं आके एब्जॉर्ब कर लूं और ऐसा बन जाऊं, यही करेगा ना। तो एब्जॉर्प्शन करने ही वाला था, ये भी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने ही वाला था। इतने मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया। कैसे, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया।
जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटा, अब क्या ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अब बताओ ये अकेला ऑक्सीजन हो गया ना, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब बताओ यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सीओ। अब ये यहाँ पे क्या आ गया, सीओ। अब सीओ क्या करेगा, दो ऑक्सीजन थे ना, इस बार इनको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, तो सीओ प्लस इस सीओ इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2। और आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि क्या है, केमिकल बॉन्ड है। तो चूंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस एडसॉर्प्शन का नाम क्या है, केमिकल एडसॉर्प्शन। अब बताओ केमिकल एडसॉर्प्शन कब हुआ, जब आपने क्या किया, इसके पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया, डाइवोर्स दिला दिया, टेम्परेचर देके बॉन्ड को तोड़ दिया आपने। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन कार्बन से आया और उसने एक नया बॉन्ड बना लिया, यानी कि इस एडसॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन। जबकि यहाँ पे देखो पूरा बैलेंस सेम इसके जैसा, लेकिन यहाँ पर बताओ क्या होगा, यहाँ पे तो अनबैलेंस है, तो ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, आपको टेम्परेचर देकर इसके बॉन्ड को तोड़ना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या आपने तोड़ा था, आपको यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करके बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, इसको होने दो एडसॉर्ब। तो ये क्या होगा, ये जो H2 है ये आकर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, ये जो H2 ये H2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ, अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब ध्यान रखना, अब दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। शुरू में आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाया, एडसॉर्प्शन हुआ, क्या इसको टेम्परेचर देंगे, नहीं। अगर इसको अपने शुरू में टेम्परेचर देंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, प्लेटिनम से रिएक्ट करके केमिकल बॉन्ड बना लेगा। तो इसको हमको शुरू में टेम्परेचर नहीं देना है, इसको देना पर इसको नहीं देना। बात समझ में आ रही है। इसलिए इसके बीच में कौन सा फोर्स है, फिजिकल फोर्स है। तो अब देखो मेरे को शुरू में बताओ, यहाँ पे टेम्परेचर देने से ये एडसॉर्प्शन कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ। इसको शुरू में टेम्परेचर देने की जरूरत ही नहीं। अब फाइनली बाद में आते हैं, बाद में आपने देखा ये एब्जॉर्ब होके क्या बना रहा है, CO2। अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपको पता क्या होगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये रिश्ते भी टूट जाएंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन है जो एब्जॉर्ब हुआ था वापस निकल जाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि शुरू में टेम्परेचर देने से ये कैसा हो रहा है, इंक्रीज। बाद में टेम्परेचर यानी CO2 बनने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको। जबकि इसमें देखो शुरू में टेम्परेचर की जरूरत थी नहीं, बाद में जब हाइड्रोजन ने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, वीक फोर्स जिसको बोलते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। अब आपने क्या किया कि टेम्परेचर देके इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब एडसॉर्प्शन हो गया तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन वापस निकल जाएगा, यानी एडसॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने कुछ समझ में आया, यानी इसको इनिशियली आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केमिकल एडसॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे एडसॉर्प्शन हो गया, बॉन्ड बन गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो गया, बॉन्ड टूट गया, यानी कि कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। और इसमें आप देखो शुरू में टेम्परेचर की जरूरत नहीं थी, जैसे एडसॉर्प्शन हुआ, इसके बीच में बॉन्ड बना, आपने टेम्परेचर दिया, ये हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि ये कैसा हो गया, एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो गया। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसका मतलब कि फिजिक्स यानी कि फिजिकल एडसॉर्प्शन शो रेगुलर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे, क्योंकि शुरू में तो पता है टेम्परेचर की जरूरत थी नहीं, जैसे एडसॉर्प्शन हुआ टेम्परेचर आपने बढ़ाया, बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन निकल गया, यानी ये कैसा हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑलवेज डिक्रीज हुआ। अब आता है केमिकल। तो केमिकल में क्या होता है, शुरू में तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, जब भी बॉन्ड टूटेगा तभी तो आगे इससे एब्जॉर्ब होगा। तो शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही CO2 बन गया, एडसॉर्प्शन हो गया, फिर टेम्परेचर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यानी कि केमिकल एडसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाद में ये डिक्रीज होने लगेगा। इसी चीज को मैंने ग्राफ में समझाया, जरा आप देखें। आप सोच रहे हैं ये x/m क्या है, तो देखो आप x का मतलब, जैसे मान लो ये चारकोल है, तो चारकोल का जो सरफेस है इसका मास क्या है, यानी इसको क्या बोलते हैं बताओ, एडसॉर्बेंट बोलते हैं, सब बता चुका हूं पहले, मास ऑफ एडसॉर्बेंट। अब जो गैसेस हैं ये जो आ रही हैं, इसको अपन ने बोल दिया क्या, मास ऑफ, मतलब जो गैस है इसका मास हमने x ले लिया है, ठीक है। और एडसॉर्बेंट का मास क्या ले लिया हमने, m। याद रखना एडसॉर्बेंट का मास आपको पता रहेगा, क्योंकि जो चारकोल ले रहे हैं उसका मास तो पता रहेगा, लेकिन वो कितनी गैस एडसॉर्ब करेगी उसका मास आपको नहीं पता है। क्लियर है। तो मास ऑफ एडसॉर्बेट ये क्या है हमारा x, और मास ऑफ एडसॉर्बेंट क्या है, m। अब बात बारी समझ में आ रही है। तो मान लो अगर एडसॉर्बेंट पे आके एडसॉर्बेंट चिपक गया तो इसको क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन बोलते हैं इसको, यानी कि ये क्या है, एडसॉर्प्शन है। क्या ये, एडसॉर्प्शन।
तो ये एड्सॉर्प्शन रेट है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये क्या है? टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर यहाँ पे क्या करना है? कांस्टेंट करना है। ठीक है, बताता हूं कि प्रेशर क्यों कांस्टेंट किया। तो अब बताओ मुझे, टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, याद रखना, तो मालूम है टेम्परेचर इधर जाने पे इंक्रीज, इधर आने पे डिक्रीज, एड्सॉर्प्शन ऊपर इंक्रीज, नीचे आने पे डिक्रीज, ये जीरो है ना। तो आप बताओ मुझे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप देखो ये कैसा हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये कैसा है? मैक्सिमम है। यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन हुआ था मैक्सिमम हुआ था, यानी कि बॉन्ड यहाँ पर बन चुका था, एड्सॉर्प्शन हो चुका था, और आपने टेम्परेचर बढ़ाना, आपने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ये कैसा होगा? डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। बात समझ में? अब यहाँ पर आओ, यहाँ पे हमने कहा था पहले इंक्रीज होता है, देखो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेस। तो देखो टेम्परेचर जैसे जैसे आपने बढ़ाया पहले आपने टेम्परेचर जब बढ़ाया था तो बॉन्ड टूटा था, आके ये एब्जॉर्ब हो गया था, नहीं एड्सॉर्प्शन बढ़ा था, तो उसमें देखो ये इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग। टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपको पता है बाद में क्या हुआ? जैसे ही CO2 बन गया, फिर मैंने टेम्परेचर दिया, बॉन्ड ब्रेक हो गया और एड्सॉर्प्शन कैसा हो गया? डिक्रीज। तो ये डिक्रीज वाला है। बात समझ में आ रही? ये कौन सा है? देखो नीचे आ रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले इंक्रीज देन डिक्रीज। ये जो इंक्रीजिंग वाला कौन सा है? जब आपने यहाँ पे टेम्परेचर देकर बॉन्ड को तोड़ा तो इस टेम्परेचर पे क्या हुआ? ये आके इस पे एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज देन डिक्रीज। बात समझ में आई आपको? तो दो ये फैक्टर थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तीसरा, थर्ड और फोर्थ, दो फैक्टर्स और हैं जो आप देख लो यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाला भी। अब आप देखें, थर्ड है। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं प्रेशर कांस्टेंट क्यों लिया था। अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे चारकोल है और आपने यहां से मान लो यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पे देख लो आप, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आके इस पे एड्सॉर्ब हो रहा था। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एडॉप्शन डिक्रीज जाएगा। अब आपने उसी समय क्या किया, यहां पर आपने पिस्टन लेकर प्रेशर, आप पिस्टन लगाकर प्रेशर बढ़ा रहे हो। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? एक तो आप टेम्परेचर देकर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो एडॉप्शन डिक्रीज होगा। उसी समय आपने प्रेशर से क्या कर, जो हाइड्रोजन निकलने वाली थी आपने इसको दबा दिया, उसे बोला जाके एब्जॉर्ब हो जा। आप सोचो ना, जब आप पिस्टन से प्रेशर लगाओगे, वो जो हाइड्रोजन गैस थी जो निकलने वाली थी, यहां से निकलने वाली थी, वो वापस जाके जुड़ जाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने लगेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर से आप क्या कर रहे हो? इसको हटा भी रहे हो और प्रेशर लगा के इसको अंदर भी जाने दे रहे हो, तो ऐसे में तो एब्जॉर्प्शन ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हमने प्रेशर को कांस्टेंट करके रखा है, क्योंकि अगर आप प्रेशर को लगातार बढ़ाओगे तो टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा लो, बॉन्ड टूट तो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जब निकलने की बारी आएगी तो प्रेशर देकर आपने उसको वापस, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? वो तो उससे अटैच हो जाएगी ना। प्रेशर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? प्रेशर, जब आप पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो जो गैस थी वो तो जाकर इस सरफेस पे आके चिपक जाएगी। बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट किया। और जो थर्ड वाला मेरा फैक्टर है वो यही है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो देखिए इसका मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने कि यार यहाँ पर, ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रेशर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को आप क्या कर रहे हो? बढ़ाते जा रहे हो, तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? इंक्रीज होगा। सोचिए आप, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, ये रहा सरफेस, तो अब जब आप पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो जो गैस है पूरी की पूरी कहां चली जाएगी? इस सरफेस के अंदर, यानी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली, अप्लाइड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे प्रेशर उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ते जाएगा। तो क्या इसको अपन ग्राफ से बता सकते हैं? बिल्कुल। हम यहाँ पे ले रहे हैं x/m, जैसे यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पर क्या लेंगे? क्या यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे? नहीं, प्रेशर। जैसे से प्रेशर आप बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? इंक्रीज होते जाएगा। अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे सिर्फ 5 खाली जगह है, 5 फ्री वैलेंसी है। अब मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 10 है, H2 के 10 मॉलिक्यूल है। तो आप पिस्टन से प्रेशर बढ़ाओगे तो 5 के 5 हाइड्रोजन आके क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, यानी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, उसके बाद अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा? तो आंसर है नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप सोचो कि आपके पास यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे खाली जगह कितनी है? सिर्फ 5 है। तो 5 आकर इसमें बैठ गए, अब तो जगह ही नहीं है ना। आप पिस्टन से कितना भी प्रेशर लगा लो, जब इसके पास फ्री वैलेंसी है ही नहीं, खाली जगह नहीं है, तो हाइड्रोजन आके कैसे इस पे चिपकेगा? एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? यानी आपके घर में अगर 5 कुर्सी है, बाहर मान लो 10 लोग खड़े हैं, तो भाई मैं कहता हूँ 20 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आपको भी पता है कि अंदर 10 कुर्सी है, तो 10 अंदर 5 कुर्सी है, तो 5 लोग ही बैठेंगे ना।
बात समझ में आ रही है? आपके घर के अंदर अगर 5 ही जगह है तो 5 लोग ही बैठेंगे, भले आप बाहर 50 लोगों को खड़ा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी ऐसी 5 सीट खाली थी, 10 H2 मॉलिक्यूल थे, प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, 5 के 5 हाइड्रोजन आके जल्दी जल्दी यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गए। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा? तो आंसर है नहीं बढ़ेगा। वो कैसा जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। अब आप प्रेशर कितना भी लगाओ एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, एड्सॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से आएगा, ये आया। इसका मतलब समझे कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन इंक्रीज 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 इंक्रीज, देन फाइनली यहां पर आप देखो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। यहां पर कैसा हो गया है? कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो याद रखना, जब आपने देखा यहाँ पे कि यहां पर क्या हो गया है कि एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे प्रेशर को बोलते हैं क्या? सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर वो है जिसमें आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? आ रही बात समझ में? उसके बाद हमारा आ रहा है एक 4th पॉइंट, वो आप देख लें। 4th है लास्ट पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। तो आप अगर ध्यान से देखें, मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमने यहाँ पे ये प्लेटिनम ले लिया है, प्लेटिनम का सॉलिड ले लिया है, और हमने यहाँ पे प्लेटिनम को क्या कर दिया है? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसमें सरफेस एरिया बढ़ेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, आप तो सोचो एक सॉलिड है, इसको आप क्या करो, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पाउडर वाले का एरिया ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसके अंदर जो फ्री वैलेंसी है वो ज्यादा होगी, इस सॉलिड में जो फ्री वैलेंसी है वो कम होगी। वही बात कर रहा था मैं आपसे, इसमें क्या खाली जगह ज्यादा मिलेगी। तो आप बताओ मुझे किसमें गैस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा है, फ्री वैलेंसी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एड्सॉर्प्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बात समझ में आई आपको? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कैटलिस्ट को हमेशा पाउडर फॉर्म में लेते हैं। कैसे लेते हैं इसको? पाउडर फॉर्म में। जैसे कि ये N2 है, ये 3H2 है और ये बनाता है 2NH3। तो आपको पता है यहाँ आयरन लेते हैं कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट को हमेशा पाउडर फॉर्म में लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन आगे आके अपन कैटलिस्ट में पढ़ेंगे, कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये आयरन है, इसको आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, तो ये आयरन क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एड्सॉर्प्शन होगा ना, ये आयरन है तो आयरन क्या करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ एड्सॉर्ब करेगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? अमोनिया बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अमोनिया बना लेंगे। और ये कैटलिस्ट क्या होगा? रिएक्शन से अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में ही लेते हैं कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, तो आज क्लास खत्म होती है, पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड लक।